हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं टॉप 24 क्वेश्चन और आज की ये 10वीं क्लास है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना किसी देरी के करेंगे आज का वीडियो शुरू। और यहाँ पर मैं आपको आंसर भी करवाऊँगी और स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि, ठीक है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर अपर प्राइमरी स्टेज पर जो विज्ञान पाठ्यचर्या जो करिकुलम होता है उसकी संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो देखिए, इसका सबसे सही उत्तर होगा उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, किसे, विज्ञान की पाठ्यचर्या को। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि NCF 2005 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर NCERT की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, ठीक है, यानी कि डीमोटिवेट करने पर, कि रटना नहीं है। विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर नीचे दिया गया कौन सा युगल उपयुक्त सही कथनों के संयोजन को निरूपित करता है? बी और सी, ए और बी, सी और डी और ए और सी। देखिए, इसे हमने पढ़ा, ABCD चारों ऑप्शन को पढ़ लिया। तो सबसे पहली बात जो NCF 2005 है आपको पता होना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरा इसमें सही है सी वाला, ठीक है, ये छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर बल देता है, ठीक है, तो आप लगा लेंगे। और जो बाकी के हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं। तो आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना और तार्किक सोच विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर के हिसाब से आप उत्तर देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। नहीं है वाला पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए आप इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? ठीक है, अपेक्षा लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना, साहित्य साक्षरता का निर्माण करना, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो ये है इसमें पहला वाला, ठीक है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, लगा लेंगे आप। अगला प्रश्न फटाफट से, अगेन ये NCF 2005 का प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा डैश को या फिर डैश पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ाना, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे जो रियल एक्सपीरियंस है उससे सीखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है अपने वातावरण में रहता है, आसपास दैनिक जीवन में अपनी चीज़ों को समझता है, तो उससे अगर आप जोड़ के पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से सीखेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछनीय उद्देश्य नहीं है? नहीं है वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है सीटेट पेपर 1 में भी आ सकता है क्वेश्चन, सीटेट पेपर 2 में भी आ सकता है, और KV वगैरह के लिए तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DSSB के एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये ध्यान रख के उत्तर देना है कि प्राथमिक स्तर के लिए पूछ रहे हैं आपसे या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछनीय उद्देश्य नहीं है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग और मूल्यों को आत्मसात करना, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों को जानना, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, सृजनात्मकता का, ठीक है। तो
इसमें जो वांछित उद्देश्य नहीं है विज्ञान शिक्षण का, वो है विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है। आप क्षेत्र मिति पढ़ा रहे हैं तो इसका योगात्मक आकलन आप कैसे करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे? पेपर पेंसिल परीक्षा से, परियोजना कार्य से, आईसीटी गतिविधि से, या फिर गणित प्रयोगशाला गतिविधि से। तो देखिए इसका आंसर होगा पेपर पेंसिल परीक्षा। अगला प्रश्न फिर से एनसीएफ 2005। तो देखिए आज की क्लास में 2005 एनसीएफ के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए रीड करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को विवश नहीं किया जा सकता, उन्हें सिखाया जा सकता है। उनके लिए आप ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इसमें सबसे सही उत्तर होगा गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है। ऐसा कौन मानता है? एनसीएफ 2005। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए मैं आप बीच में आपको वीडियो को रोककर आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट उपलब्ध है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? गणितीय विषय पर, गणितीय एल्गोरिथम और प्रणाली पर, समस्या समाधान की युक्तियों पर, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है वाला पूछ रहे हैं। माप, मानसिक चित्रण, इसको मानसिक कर लीजिएगा, ये भानसिक लिखा हुआ है। ठीक है। समानीकरण और क्रम परिवर्तन। तो बीजगणित में जो महत्वपूर्ण नहीं है वो होता है माप, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है प्रश्न हल करना, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। तो प्रश्न रख रहा है बच्चा तो इसका मतलब है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना या फिर अध्यापक रख रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप क्षेत्रमिति की इकाई योजना पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य कैसा है आप बताइए? उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट और खराब तरीके से परिभाषित है। उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। ठीक है। तो बताइए यह अनुदेशात्मक उद्देश्य कैसा है? तो आप लगाएंगे उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। ठीक है, ये लगा लेंगे पहले वाला। चलिए अगला प्रश्न है बहुभाषिकता। ठीक है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को पढ़ाना क्या है? कक्षा में क्षेत्रता को बढ़ावा देती है, कक्षा में भाषाई विकास में बाधक है, बाधक तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। अगला प्रश्न फटाफट से, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? ठीक है, पढ़ेंगे। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। अगला प्रश्न, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रत्ययों की परिभाषा दीजिए या फिर लिखिए। विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सबसे उचित मानेंगे? देखिए ये वाला, सबसे पहले वाला। ठीक है, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, क्योंकि हिंदी भाषा आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर ये वाला, ये छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण, सम्मत भाषा का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो जब भाषा मौखिक अभिव्यक्ति की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शुद्ध उच्चारण। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रवण कौशल यानी कि सुनना को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है खेल प्रणाली, तुलना प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या फिर गीत प्रणाली? तो गीत प्रणाली श्रवण कौशल को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या फिर क्विज कार्यक्रम। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का वाद विवाद। ठीक है, लगा लेंगे इसको। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा आकलन करते समय, यानी कि स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी भाषा का आपको आकलन करना है, असेसमेंट करना है उनकी लैंग्वेज का। तो आप क्या करेंगे? उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा उसकी क्षमता और सीमाओं का आपको ध्यान रखना होगा आकलन करते समय। ठीक है, जो एक नॉर्मल बच्चा है आप उसके जितनी एक्सपेक्टेशंस स्पेशल नीड वाले चाइल्ड से नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। ठीक है, अधिगम क्या है? अधिगम यानी लर्निंग। तो निष्क्रिय है, सामाजिक है, सक्रिय सरल है, निष्क्रिय सरल है या फिर सक्रिय सामाजिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सक्रिय सामाजिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो देखिए स्नेह भी होना चाहिए टीचर स्टूडेंट के बीच, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। तो आप लगा लेंगे ये सभी। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। मानसिक विकास की बात हो रही है, इसको प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं, तो आप लगा लेंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, फॉर्मूला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा 120। फटाफट से अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध है विकास से, सृजनात्मकता से, बुद्धि से या फिर रुचि से। देखिए परिपक्वता का सीधा सीधा संबंध डेवलपमेंट यानी कि विकास से है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे वो परिपक्व होता चला जाता है। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसको रीड करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर कोई भी नहीं। तो मैंने सभी अवस्थाओं के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 वर्ष तक। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 24 क्वेश्चन। और मैं फिर से रिपीट करूँगी अपनी बात को कि आप पहले से लेके पूरी 10 क्लास देख लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे जो भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।